हेलो एवरीवन। आज की क्लास बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। मुझे लगता है ये जो एक टॉपिक है, ये जो एक कंसेप्ट है, ये बहुत रिक्वायर्ड है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ट्वेल्थ में आ जाते हैं, लेकिन उनको बेसिक कंसेप्ट जो 11th क्लास के होते हैं या बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है उनको नहीं आता, और थ्रू आउट द ईयर नहीं आता। और वो प्रॉब्लम चलती रहती है पूरी ट्वेल्थ में, और वो एक मेजर हर्डल बन जाता है ट्वेल्थ के कंसेप्ट को समझने के लिए। तो आज मैं उन स्टूडेंट्स को कैटर कर रहा हूँ जो अभी ट्वेल्थ में आ गए हैं, आने वाले हैं, लेकिन अभी तक उनको लगता है कि मेरा ट्वेल्थ का जो पार्ट है वो अभी तक प्रॉपरली नहीं आता मुझे। लेकिन ट्वेल्थ, इलेवेंथ का, सॉरी, लेकिन इलेवेंथ का भी हमें सारा कुछ नहीं, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक चैप्टर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ ट्वेल्थ। तो वो मैं आज यहाँ पे कंसेप्ट को थोड़ा सा कैटर करूंगा, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें बेसिकली आनी चाहिए। मैथ्स का क्या पार्ट है, मैंने मैंने देखा है, मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है कि ट्वेल्थ क्लास के अंदर भी आने के बाद स्टूडेंट्स को बेसिक कैलकुलेशन ऑफ एलसीएम, फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस नहीं आती। तो वो एक इतना बेसिक हमें रिक्वायर्ड होता है। तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, मैं उसको आज यहाँ पर कंसिडर करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मुझे लगता है यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है एक स्टूडेंट को, जो 11th क्लास से जो हमें रिक्वायर्ड है, वो है बेसिक जर्नल एंट्रीज। बेसिक जर्नल एंट्रीज, ये जर्नल एंट्रीज का चैप्टर अगर हम 11th में करें तो बहुत बड़ा है, काफी सारी एंट्रीज उसमें हमने पढ़ी हैं। लेकिन उसमें से कुछ बेसिक एंट्रीज हैं जो हमें 12th में रिक्वायर्ड है। हमें सारा नहीं पढ़ना, बेसिक बेसिक एंट्रीज। और उन बेसिक एंट्रीज को समझने के लिए पहले जो रूल्स और डेबिट क्रेडिट है वो हम पढ़ लेते हैं। तो हमारे जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, ध्यान रखना। जितने भी एसेट्स होते हैं, और प्लीज ये बात समझना, सभी को बताऊंगा, देखो हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि 2 दिन में हम पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, करना पड़ता है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा हार्डवर्क करना सीखेंगे हम सभी। एसेट्स, सबसे पहले एसेट का एक रूल है, जितने भी एसेट्स पता है हमें, एसेट्स के एग्जांपल क्या क्या होता है। प्रॉपर्टीज जो हमारे पास है, कैश है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। क्लियर, बहुत सिंपल सी बात। जो प्रॉपर्टीज है, जो संपत्तियां हैं हमारे पास, जो प्रॉपर्टीज बिजनेस के अपने खरीद रखी हैं, उनको एसेट्स बोलते हैं। अब एसेट्स को क्या रूल क्या है डेबिट और क्रेडिट का। अगर मुझे एसेट्स को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो मैं से क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। अगर एसेट्स को मुझे कम करना है तो क्रेडिट करूंगा। बस ये याद रखना। बिल्डिंग बढ़ेगी, डेबिट, कम होगी, क्रेडिट। हमें पता है हर एक ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो दो अकाउंट्स को समझना है और उसके हिसाब से हमें जर्नल एंट्रीज को कर लेना है। मैं इसका भी पॉइंट समझा देता हूँ, इसी को हम कर लेते हैं। जैसे कि अगर ट्रांजेक्शन आती है, बहुत सिंपल सी ट्रांजेक्शन समझेंगे, और ये बेसिक ट्रांजेक्शन में सबको आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर ये बेसिक कर ली तो ट्वेल्थ के काफी कंसेप्ट हम इजीली निकाल लेंगे, बहुत इजीली निकाल लेंगे, गारंटेड बता रहा हूं मैं। अगर एक ट्रांजेक्शन आती है परचेज ऑफ फर्नीचर, ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है, ये सभी के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो नहीं समझ पा रहे, जिनको अभी तक पता है उनको। देखो, हमें अपना पता होता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अब सुनिए, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, ये एक ट्रांजेक्शन है। तो हर एक ट्रांजेक्शन में दो चीजें, दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। हमें वो दो अकाउंट समझने हैं। वो दो अकाउंट कौन कौन से है। हमने फर्नीचर खरीदा कैश पर, तो हमारे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए। नंबर वन इज फर्नीचर अकाउंट, सेकंड अकाउंट इज कैश अकाउंट, एंड बोथ आर एसेट। दोनों एसेट है। तो जो एसेट को इंक्रीज करना है उसे डेबिट करेंगे, जिसे डिक्रीज करना है वो क्रेडिट करेंगे। हम बिजनेस के लिए अकाउंट बना रहे हैं, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट होता है कि हमें रिकॉर्ड करना है बिजनेस। तो बिजनेस में जो चीज आई वो डेबिट, जो चीज गई वो क्रेडिट। तो फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आ रहा है, तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट आ रहा है, और कैश को क्रेडिट करना है तो हम ऐसे लिखते हैं टू कैश अमाउंट, जो भी अमाउंट होगा हम लिखते हैं। फर्नीचर डेबिट होगा, कैश क्रेडिट। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। अगर अपने आप बताओ, अगर मैं ट्रांजेक्शन लिखता हूं परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, अगेन अब मशीनरी खरीदी, तो क्या आया, मशीनरी, गया क्या, कैश। सिंपल, उसी हिसाब से करेंगे। मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, जो चीज आ रही है, और कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे, करेक्ट। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक एंट्रीज आपको समझनी है बस।
तो ये हमारा एसेट का रूल हो गया। एक रूल हमें और समझना है, वो समझना है एक्सपेंसेस का। बिजनेस में जो भी खर्चे होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसमें इंक्रीज और डिक्रीज करके हम नहीं समझेंगे। हम समझेंगे भाई सारे खर्चे डेबिट होते हैं, बस ये याद रखना, सारे खर्चे डेबिट होते हैं। खर्चे कौन से होंगे बिजनेस में? रेंट देंगे लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को, सैलरी दे देंगे अपने एम्प्लॉयज को, बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कार्टेज हो गया, कैरेज हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सब खर्चे हैं बिजनेस के। तो सारे खर्चे डेबिट होते हैं, इतना याद रखो। मेरे साथ साथ बोलो, एसेट्स को बढ़ाने के लिए डेबिट करना है, कम करने के लिए क्रेडिट करना है, ये बात याद हो जाएगी। खर्चे सारे डेबिट होते हैं। अब देखो, इसको हम समझते हैं। अगर हमारी एक ट्रांजेक्शन आई पर पेड रेंट, हमने किराया दिया, क्लियर? अगर हम किराया दे रहे हैं तो उसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है। किराया दिया मैंने, मकान मालिक आया, मैंने कहा ये ले 10,000 रुपये आपका किराया है, तो मेरे पास से कैश गया। दो अकाउंट इन्वॉल्व है, ये आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कैश, पेड रेंट वी आर पेइंग, तो मेरे पास से कैश जा रहा है। और किस पर्पस के लिए जा रहा है, एक बात ध्यान रखना, किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट आ रही है और वहां पर हमें पर्पस बता रखा है, तो हम पर्पस लिखेंगे, किस काम के लिए गया। तो हमारा पैसा गया रेंट के लिए, वी विल राइट सेकंड अकाउंट इज रेंट। अब रेंट मेरा एक्सपेंस है, जो मैंने अभी रूल बताया कि सारे खर्चे क्या करते हैं, बताओ, सारे खर्चे डेबिट करने। ये बेसिक याद करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, सारे खर्चे डेबिट करते हैं। सिमिलरली अगर मैं एक और रूल यहीं की यहीं बता दूं, इनकम सारी क्रेडिट करते हैं, बस। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल वे में, जितना बहुत बेसिक हमें समझना है। इस वीडियो को रेगुलरली देख लेना, बेसिक समझ में आ जाएगा। एसेट बढ़ाना है डेबिट, कम करना है क्रेडिट, याद रखना है। सारे खर्चे डेबिट होते हैं, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, सारी इनकम क्रेडिट होती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, पेड रेंट, वी आर पेइंग रेंट। रेंट मेरा एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जो डेबिट है उन्हें पहले लिखते हैं, तो रेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और कैश जा रहा है अगेन, तो कैश एसेट है, तो ये क्रेडिट करेंगे। ये मेरा एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, और ये मेरा एक्सपेंस है, तो मैं उसे डेबिट करूंगा। और एक दो ट्रांजेक्शन और देखते हैं। अगर है कि पेड सैलरीज, हमने सैलरीज की पेमेंट कर दी, अब सैलरी मेरा एक्सपेंस है, सेम टाइप की एंट्री, क्या एंट्री बनेगी? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट कर रहे हैं, इतना याद रख लो। ये 4 5 6 10 ट्रांजेक्शन जो मैं बता रहा हूं, बस इनको कर लो, इनको समझ लो, इसी से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली मैंने भी बताया कि इनकम जितनी भी होती है वो क्रेडिट होती है। सपोज मुझे बिजनेस करने के टाइम आई रिसीव्ड कमीशन, मुझे कमीशन मिल गई या रेंट मिल गया, तो कमीशन मिलेगी, तो कमीशन मिलना मेरे लिए इनकम हो गई। अब पैसा आ रहा है, वी आर रिसीविंग, रिसीविंग तो कैश। देखो कैश अकाउंट मोस्ट लाइकली सभी ट्रांजेक्शन, जैसे अगर हम कैश का रूल समझ लेते हैं तो हमारे को सारे एसेट्स का रूल समझ में आ जाता है। कैश अगर आएगा तो डेबिट, कैश अगर जाएगा तो क्रेडिट। अब रिसीव्ड कैश, वी आर रिसीविंग कैश, तो कैश आ रहा है हमारे पास, सो वी विल राइट कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन इनकम है, इनकम को क्रेडिट करना है, ये समझना है, इनकम को क्रेडिट करना है, ये याद रखना है। एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, सैलरी मेरा एक्सपेंस था, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे, ठीक है? इसको दोबारा देखेंगे, समझ में आ जाएगा। एक रूल और है जिसको समझना है, ये रूल एक बारी के लिए हम कह सकते हैं कि ठीक है, नहीं भी आता है हमारा काम चल जाएगा। वो रूल होता है लायबिलिटी का, और लायबिलिटी में कैपिटल भी आती है, कैपिटल भी एक तरह की लायबिलिटी होती है, ओके? अब एसेट का रूल, एसेट और कैपिटल दोनों रिवर्स है, तो एसेट के रूल का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यानी अगर मुझे किसी भी लायबिलिटी को इंक्रीज करना है या कैपिटल को इंक्रीज करना है तो मैं क्रेडिट करूंगा, लेकिन अगर डिक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगा, उसे डेबिट करूंगा, डेबिट। क्लियर? ये रूल है कैपिटल का और लायबिलिटी का। तो इन रूल्स को समझो दोबारा से, एक बार दोबारा बोलते हैं। एसेट्स को इंक्रीज करना है डेबिट करेंगे, डिक्रीज करना है क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं, इनकम सारी क्रेडिट होती है, और लायबिलिटीज या कैपिटल इज वन द सेम थिंग। कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी, ओके? तो कैपिटल को इंक्रीज करना हो या लायबिलिटी को इंक्रीज करना हो तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज करना हो तो डेबिट करेंगे। अब इसको भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं ट्रांजेक्शन है कि सुमित started business with rupees 60,000। सुमित ने बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 से। हम अकाउंट बना रहे हैं बिजनेस के लिए,
समझा देता हूँ 2 मिनट के लिए। ये सुमित है, ये बिजनेस है, हम अकाउंट बना रहे हैं बिजनेस के लिए। सुमित ने बिजनेस में पैसा लगाया 60,000 रुपया, बिजनेस के पास पैसा आया, दो अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे। एक तो कैश आया, कितना आया 60,000। अब कैश एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट होगा। और बिजनेस के पास अपना कुछ नहीं है, बिजनेस ने पैसा वापस करना है ओनर को, तो ओनर ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, वो हम कैपिटल बोल देते हैं। अब कैपिटल ओनर की बढ़ गई, और कैपिटल को बढ़ाने के लिए जैसे मैंने भी बताया, कैपिटल का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 12 क्लास में। कैपिटल का रूल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पूरा पार्टनरशिप पढ़ना है हमें 36 मार्क्स का, और पार्टनरशिप में कैपिटल ही आता है। कंपनी अकाउंट में कैपिटल ही है, कैपिटल का ही रोल है। तो कैपिटल का रूल तो रेगुलरली बोलते रहो, कैपिटल बढ़ानी है क्रेडिट करेंगे, कैपिटल बढ़ानी है क्रेडिट करेंगे, कैपिटल कम करनी है डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब कैपिटल बढ़ेगी ओनर की, ओनर ने कैपिटल बिजनेस पैसा लगा रहा है, तो कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो अगर सुमित ने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सुमित बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इस वाले पॉइंट की एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों, कैश आ रहा है, बढ़ रहा है, और कैपिटल को इंक्रीज करना तो करें। ये 5-7 ट्रांजेक्शन बताइए मैंने, देखो दोबारा से देखते हैं। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा, बताइए अगर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो हमारे पास हमारी एंट्री क्या होगी, बताओ। फर्नीचर खरीदा, क्या आया और क्या गया, बताओ। फर्नीचर आया, कैश गया, ये याद रखना है। जो आ रहा है डेबिट, अगर एसेट्स की बात कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि अब देखो एसेट अलग है, लाइबिलिटी पे रूल अलग लगेगा, एक्सपेंसेस पे अलग लगेगा, तो हमें वो सोचना है पहले। तो अगर फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, कैश गया। मशीनरी खरीदी, मशीनरी आई, कैश गई, गया। ठीक है, रेंट, अच्छा अपने बताओ, अगर इसी का हम एक ट्रांजेक्शन और ले लेते हैं, सपोज सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, वी आर सेलिंग फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर बेच दिया कैश पे, तो हमारे पास क्या होगा, क्या आया, बेचा, पैसा आ गया, वी आर रिसीविंग कैश, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड फर्नीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सेम उसी का रिवर्स कर लिया हमने। ठीक है, उसके बाद जैसे पेड रेंट, रेंट पे करो तो रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, खर्चा है, खर्चे डेबिट होते हैं, याद रखो खर्चे डेबिट होते हैं, खर्चे डेबिट होते हैं। कैश जा रहा है, क्रेडिट करेंगे। पेड सैलरी भी हो गया, कमीशन इनकम है, क्रेडिट करेंगे। कैपिटल बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो एक तो ये चीज समझनी है आप लोगों को। दूसरी चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी है कि कई बार स्टूडेंट्स को लेजर पोस्टिंग नहीं आती है। अब सुनो लेजर कैसे होगा। अब एक जर्नल एंट्री लेते हैं, नॉर्मल एंट्री, नॉर्मल मतलब सिंपल एंट्री, एक होती है सिंपल एंट्री, एक होती है कंपाउंड एंट्री। सपोज एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने इस गुड्स को सेल करा 10,000 रुपए से, ये एक सिंपल एंट्री है। अब इसमें लेजर बनाना है। अब इसमें लेजर कैसे बनेंगे, एक बनेगा कैश अकाउंट का लेजर, अगर हम बात करें कैश अकाउंट बनेगा यहाँ पे। लेजर में क्या होता है, टी शेप अकाउंट होता है लेजर। ये अगर हम कॉलम बनाएं तो पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, पापा बोल देते हैं कई बार, पापा वाले कॉलम बनेंगे। और एक अकाउंट इसमें और कौन सा बनेगा, सेल्स अकाउंट। एक अकाउंट और कौन सा बनाएंगे हम इसमें, सेल्स अकाउंट बनाएंगे। उस देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि हम आ गए और कर लिया। अब बताइए लेजर पोस्टिंग में कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि उल्टा करना है। उल्टा नहीं करना भैया, सीधा ही करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई इसमें उल्टा हो रहा है, उल्टा नहीं हो रहा, सीधा ही हो रहा है। कैश को क्या करना है यहाँ पे, डेबिट। ये हमारा कैश अकाउंट है, ये डेबिट साइड है। तो कैश को अगर हमें डेबिट करना है तो कैश के डेबिट में ही आएगा। कितना अमाउंट है, 10,000, तो डेबिट में अमाउंट कितना आएगा, 10,000। डेबिट करना है, डेबिट में आया, उल्टा नहीं करना है। और डेबिट में हमें लिखना क्या है, डेबिट में जनरली है टू एंड बाय लिखते हैं। डेबिट में टू, क्रेडिट में बाय, नहीं भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने अकाउंट में हम अपना नाम तो लिखेंगे नहीं, मुझे देखना है कैश डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ विच अकाउंट, बिकॉज ऑफ सेल्स अकाउंट। यहाँ लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट, कैश को डेबिट करा टू सेल्स। सिमिलरली सेल्स को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्रेडिट किया जा रहा है। दिस इज आवर सेल्स अकाउंट, सेल्स को क्रेडिट करना है। क्रेडिट साइड ये वाली, क्रेडिट में पहला वर्ड आता है बाय, बाय करके नाम दूसरे वाले अकाउंट का आएगा, तो वी विल राइट बाय कैश अकाउंट, सिंपली। बहुत सिंपल है। ये हमारी सिंपल एंट्री हो गई। दोबारा से देख लेना इसको, और 2 बार 3 बार देखो आराम से, तो लेजर पोस्टिंग ऐसे ऐसे करते जाएंगे। अब अगर मेरी कंपाउंड एंट्री आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर हमारी कंपाउंड एंट्री आती है, लेट फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट को डेबिट करा हमने 900 रुपीज से, डिस्काउंट अकाउंट या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हम पूरा लिख लेते हैं, उसको भी हमने डेबिट करा लेट सपोज 100 रुपीज से, तो अमित को हमने क्रेडिट कर दिया 1000। डेबिट है क्रेडिट का टोटल मैच होना चाहिए, तो यहाँ मैच हो गया, करेक्ट। ये हमारी एंट्री हो गई। अब सुनिए यहाँ लेजर बनेगा, एक बनेगा लेजर कैश अकाउंट का, मैं थोड़ा सा और
छोटा करके बता रहा हूँ, ये हमारा लेजर हो गया कैश अकाउंट का। ठीक है, एक बनेगा यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा एक्सपीरियंस कहता है स्टूडेंट्स को ये नहीं आता। कहने के कई सारे कह रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं, लेकिन सही कह रहा हूँ भैया, ये नहीं आता होता। एक बनेगा अमित का अकाउंट, करेक्ट। ये हमारी डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो हमारी एंट्री क्या है, ध्यान से समझना, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, और अभी भी बता रहा हूँ बड़े सारे स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे। अमाउंट इंपॉर्टेंट है। कैश अकाउंट को यहाँ क्या किया जा रहा है बताइए, कैश अकाउंट को यहाँ पे क्या करना है हमें, कैश अकाउंट को डेबिट करना है। कितने रुपए से डेबिट करना है, 900। अमाउंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैश को डेबिट, दिस इज आवर कैश अकाउंट, डेबिट करना है, डेबिट साइड यहाँ है। सीधा करना है, उल्टा नहीं करना है। डेबिट है तो डेबिट में ही आएगा, तो कैश को डेबिट करना है कितने से, 900, तो डेबिट में कितना आएंगे, 900, करेक्ट। अब डेबिट में वर्ड आता है 2। अब ये अकाउंट और ये अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, तो क्रेडिट कौन सा है, अमित। डेबिट में नाम आएगा क्रेडिट वाले का, कंपाउंड एंट्री की बात करें या सिंपल एंट्री में भी, और क्रेडिट वाले में नाम आएगा जो अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं उनका। तो हमें ये पता चलेगा कि डेबिट हुआ बिकॉज ऑफ विच अकाउंट, या क्रेडिट हुआ बिकॉज ऑफ विच अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे, 2 अमित। क्लियर हो गया पॉइंट। और अमाउंट इंपॉर्टेंट है, अमाउंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स 1000 लिखते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट। अगर क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स की क्लास है ना, तो 40 में से 15-20 स्टूडेंट तो ये लिखेंगे लिखेंगे। ठीक है, अब अपने आप बताओ, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना है कितने रुपए से करना है, 100 से। तो डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में कितना आएगा, 100, 1000 नहीं आएगा। अगेन डेबिट में नाम क्या लिखूंगा, 2 अमित। डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ अमित। क्लियर। ये एक्चुअली यहाँ पे जो कंपाउंड एंट्री होती है, ये जो कंपाउंड एंट्री हमारी यहाँ हो रही है, यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली 2 एंट्री कंबाइंड हो रही है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू अमित, डिस्काउंट अलाउड टू अमित। अब इसी एंट्री में अमित को क्या करना है, सेम एंट्री में यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ सुनो, इसी एंट्री में अमित को हमें क्या करना है, अमित को करना है क्रेडिट। अमित क्रेडिट हो रहा है, कितने रुपए से क्रेडिट हो रहा है, 1000। तो अमित के क्रेडिट में 1000 आना चाहिए यहाँ पर। अमित के क्रेडिट में यहाँ पर 1000 आएगा, लेकिन क्रेडिट में अब हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे क्रेडिट में क्या लिखूं, क्रेडिट में नाम लिखूंगा डेबिट वाले का। अब डेबिट दोनों अकाउंट हो रहे हैं, तो मैं दोनों का नाम लिखूंगा। क्या लिखूंगा, बाय कैश अकाउंट, कैश के थ्रू 900 रुपीज आए, बाय डिस्काउंट अलाउड के थ्रू कितने आए, 100। तो टोटल देखो कितना आया, 1000। इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पे आपको करा सकता हूं, लेकिन मेहनत आप ही को करनी है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा, एक दिन में 2 दिन में अगर फॉलो करते रहोगे तो बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन कहां से मिल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, ये सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। क्लियर हो गया कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग भी। तो जर्नल एंट्री जो मैंने बताई ऊपर, ये जर्नल एंट्रीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। एक और चीज मैं समझाऊंगा अभी, बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथमेटिक्स। मैंने ऑब्जर्व करा है स्टूडेंट्स को बेसिक मैथ्स भी नहीं आ रहा होगा कई बार। अब बेसिक मैथमेटिक्स में क्या, जैसे कि फ्रैक्शंस हैं, अगर मुझे फ्रैक्शन प्लस करना है 2/3 और प्लस करना है 4/5, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 + 4 6, 5 + 3 8। नहीं, रॉन्ग है। अब इस पे सुन के कहीं स्टूडेंट्स को ऐसी सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। लेकिन मानो, हो सकता है आप लोगों को आता हो, लेकिन आप लोग देखोगे आप ही के ग्रुप में किसी को नहीं भी आता होगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आपको, बहुत बहुत काम आएगा। सपोज मान लो यही है, हमें जब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या वो एडिशन है या वो सब्ट्रैक्शन है, हम पहले एलसीएम करेंगे। हमें बेस, डिनोमिनेटर, नीचे वाले जो अमाउंट है उसको कॉमन करना है। यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे 5 है। अगर ये बेस सेम होता, लेट सपोज 2/3 होता प्लस 1/3 होता, तो फिर सिंपल है, क्योंकि बेस तो सेम है 3, तो मैं नीचे 3 लिखता, ऊपर भी 3 हो जाता, 3/3 हो जाता। क्लियर है पॉइंट। लेकिन जब डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हमें उनको कॉमन डिनोमिनेटर करना पड़ेगा, यानी हमें उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी ऐसा कोई नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, चाहे वो लीस्ट ना भी है, चलो तुम ऐसा नंबर निकालो जो इन दोनों के टेबल में आता हो, जो 3 के टेबल में भी आता हो और 5 के टेबल में भी आता हो। बड़े सारे नंबर आते हैं, बहुत सारे आएंगे, अनलिमिटेड। ठीक है,
आप देखो एग्जाम्पल के लिए 15 आएगा, एग्जाम्पल के लिए 30 आएगा इनके टेबल में, ठीक है, 45 भी आएगा इनके टेबल में, ठीक है ना। तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे, तुम कोई भी नंबर ले लो, लेकिन जैसे लीस्ट मतलब कम से कम छोटा। एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं भी बता देता हूँ। मान लो 3 और 5 इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए देखेंगे, मान लो मैं 3 नंबर का लेता हूँ, मान लो 3, 5 और 15, हमें इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ऐसे देखेंगे लीस्ट नंबर की भी कौन से नंबर से ये डिवाइड होता है कॉमन। ये 3 से डिवाइड होता है 1, या ये 5 का 5 और ये 5 का 5 आ गया, ये शायद समझ में नहीं आएगा अभी। ये 1 1 करके और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 5। इसको और सिंपल वे में समझाता हूँ। अगर कभी भी आ जाए दो नंबर्स को सॉल्व करना है तो एलसीएम भी छोड़ो, तुम क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को 5 को और 3 को मल्टीप्लाई करो, वो नीचे लिख दो 15, ठीक है। और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखो, यानी 5 और 2 10 यहां पर, और 3 और 4 12 प्लस करना है, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, देखो क्या करना है, क्या करेंगे और एग्जैक्टली क्या करेंगे मैथमेटिक्स में, वही बताता हूँ। एलसीएम निकालते हैं, वैसे मैं यहीं पे जाता हूँ। एलसीएम का 15 आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, बहुत सिंपल सी बेसिक चीजें बता रहा हूँ। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आया 15 को 3 से डिवाइड 5। उस 5 को यहाँ इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 10, प्लस सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो करेंगे। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो कितना आया 3, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो मेरा आंसर हुआ 22/15, करेक्ट। दूसरा तरीका इसको मैं करने का क्या बता रहा था, 5 और 3 इनका मल्टीप्लाई करो और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 और 3 15, 5 2 और 5। अब मैं 2 को और 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना होता है 10 प्लस 4 और 3 को मल्टीप्लाई। और करके बताता हूँ, अगर इसमें समझ में नहीं आया तो माइनस कर ले लेते हैं। मान लो 4/5 माइनस हमें करना है लेट्स सपोज 1/3, ये हमें करना है। अब हम क्या करेंगे, मैं क्या बताया कि 5 और 3 को मल्टीप्लाई करो नीचे 15, इसको मल्टीप्लाई करो 12, माइनस का साइन, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करो 5, आंसर आ गया 7/15। बड़ी अजीब सी बातें लग रही होंगी कुछ स्टूडेंट के, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बट रिक्वायर्ड है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये भी कैसे होगा, कैसे एलसीएम लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चन और ढूंढो, जाओ अपने टीचर्स के पास, कहो हमें इस तरह के क्वेश्चन कराओ, पहले 12th का बाद में कराना, पहले हमें ये कराओ जिनको प्रॉब्लम आती है। एक और चीज बताता हूँ, एक और समस्या आती है 12th क्लास में मैथमेटिक्स को लेकर, वो है यूनिटरी मेथड। यानी कि आपने शायद मैथ्स में पढ़ा होगा भी कि अगर सपोज मानते हैं कि 20 केले बनाना, ठीक है, हमारे 80 रुपीज के आते हैं, तो 4 बनानास कितने रुपए के आएंगे, ये यूनिटरी मेथड होता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करते हैं, कॉस्ट ऑफ, प्रॉपर तरीका बता रहा हूं पहले फिर बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ 20 बनाना, जो हमें आंसर निकालना है वो राइट हैंड साइड पे लिखो। 20 बनाना की जो कॉस्ट है वो कितनी है 80। तो कॉस्ट, अगर देखो 20 केले 80 रुपए के आते हैं, तो एक केला कितने, यूनिटरी मतलब यूनिट, एक की इकाई, एक की वैल्यू निकाल लो। 20 केले अगर 80 रुपए के आते हैं तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना विल बी हाउ मच, 80 डिवाइड बाय 20, यानी कि 4। भाई समझो ना, 80 रुपए, 20 केले 80 रुपए के आते हैं, तो एक केला कितने रुपए का पड़ा, 4 रुपए का। तो कॉस्ट ऑफ 4 बनाना कितना होगा, जो यहाँ आया 4 ही आया बाई चांस, मल्टीप्लाई 4। मान लो कॉस्ट ऑफ मुझे 5 बनाना निकालना है, इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मुझे क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 बनाना की कॉस्ट निकालो, तो 5 बनाना की कॉस्ट निकालनी है मुझे अभी। तो जो यहाँ पर आया मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितनी आ गई 20। इंपॉर्टेंट है, समझना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी को और लेता हूं कि अगर मान लो मैंने 100, सपोज मानते हैं मैंने 200 मशीन्स खरीदी फॉर ₹10,000 टोटल, तो 200 मशीन मैंने खरीदी 10,000 रुपए की। और क्वेश्चन में कभी मान लो लिखा है कि बताओ 30 मशीन्स की कॉस्ट कितनी होगी, दैट इज यूनिटरी मेथड, 200 की है। अब एक और तरीका बताता हूँ, इसको बहुत सिंपल सा तरीका, सी 200 की कॉस्ट 10,000, 30 की कितनी है ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसको, और जो क्वेश्चन मार्क है वो नीचे लो। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखो 30 इंटू 10,000 अपॉन में 200, हो गया। ये यूनिटरी मेथड में यही होता है। सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करके आंसर आता है ये आएगा कितना, 1500 रुपये। समझ में आया। और लेते हैं एक एग्जांपल और, अगर मान लेते हैं कुछ भी मान लो पेन्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं 150 पेन
जो आए टोटल मिला के मैं बात कर रहा हूँ, वो 6,000 रुपए के आए। तो कैश, अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा है 40 पेंस कितने रुपए के होंगे, ठीक है, तो वही करोगे। 150 जो है वो 6,000 रुपए के हैं, तो 40 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, यहाँ पेन आ गया, कॉस्ट आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऊपर दो फिगर्स आएंगे, यानी 40 इंटू 6,000 अपॉन 150 सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये कितना आएगा फिर 1600। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझना, इंपॉर्टेंट है, यूनिटरी मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद एक चीज और समझाऊंगा और फिर इसको वाइंड अप करेंगे, ये है परसेंटेज। देखो, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, ठीक है, और डेसिमल, डेसिमल्स, ठीक है जी, ये तीनों एक ही चीज होती है। परसेंटेज, फ्रैक्शन और डेसिमल तीनों एक ही चीज होती हैं। देखो, अगर मैं कहता हूं कभी 10%, तो 10% मतलब 10/100, 10% मतलब ये हो गया। अब 10/100 यानी कि फ्रैक्शन हो गया, सेम ही बात हो गई। और डेसिमल मतलब 10/100 कितना होता है, 0.10, तो ये एक चीज होगी, ठीक है। अब 10% का मीनिंग क्या हुआ, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमें क्वेश्चन क्या, मैं जनरल चीज बता रहा हूँ, 200 है फिगर, मुझे 10% निकालना है, 10% ऑफ 200, ये भी बहुत ऐसा लग रहा है वेलो वाली चीजें करा रहा हूँ, वेलो वाली चीजें नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मुझे पता है, मुझे रियलिटी पता है, ठीक है, तो मैं इसलिए करा रहा हूँ। 10% ऑफ 200 कैसे निकालेंगे, 10% मतलब 10/100 ऑफ 200, सॉल्व करेंगे तो 20। सिमिलरली अगर मान लो लिखा है 15% निकालो 300 का, या 15% हमें निकालना है 300 के, ठीक है, कैसे निकलेगा, 15/100 इंटू 300। बिलीव करोगे, 12th क्लास में ये स्टूडेंट था, वो उसको नहीं आता, वो कहता सर मुझे परसेंटेज निकालना नहीं आता, तो 12th क्लास में है वो, मतलब फर्स्ट से लेकर 12th तक आ गया, लेकिन परसेंटेज निकालना नहीं आता उसको, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना है, 45। ये ऐसे परसेंटेज निकालते हैं, ये बात समझ में आई। अब एक और चीज समझो, परसेंट का मतलब हिस्सा, परसेंट मतलब पार्ट, परसेंट भी पार्ट है। ध्यान से समझना, अब जो मैं बता रहा हूँ ये काम आएगा 12th क्लास में। अगर मैं कह रहा हूँ, तो दोबारा से थोड़ा सा फ्रेश स्क्रीन पे लेता हूँ, ठीक है, 10% ऑफ 200 कैसे निकाला हमने, 10/100 इंटू 200 इजिकल टू 20, यानी कि उसका एक पार्ट निकालिए, परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन निकालिए, ठीक है, 10%। ध्यान से समझना, ये अगर पूरा है, ठीक है, ये सर्कल बना नहीं मुझसे, और ये इसका 10% है, ये जो पोर्शन है ये 10% है, यानी कि 1/10, 10%। देखो 10% मतलब 10/100, यानी कि 1/10वां हिस्सा, 1/10वां हिस्सा, ठीक है। तो ये पूरा सर्कल था, ये मान लो पूरा पिज्जा है, उसका 1/10 पार्ट चला गया, 1/10 कितना बड़ा, 20। तो अब बताओ, अगर मैं कहता हूँ इन्हीं फिगर्स को लेकर चलता हूँ, ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार में समझ में शायद नहीं आएगा, फिर भी कोशिश करते हैं। मैंने 10% अगर 100 में से 10% चला गया, तो जो बाकी पोर्शन बच गया वो कितना बचा, 90%, टोटल 100% हो जाता है। ये 10% चला गया, इसको हम थोड़ा सा शेडिंग कर देते हैं, ये हमारा 10% था जो चला गया, ये 10% हमारा निकल गया, तो जो बाकी पोर्शन बचा हमारा, ये वाला जो पोर्शन बच गया बाकी, ये कितना पोर्शन बचा बाकी, ये पोर्शन बचा 90%, ठीक है। अब इसको नंबर्स में समझो, फिगर्स में समझते हैं। 200 का 10% कितना निकला, 20। तो बेसिकली अगर 20 जो है ये 10वां हिस्सा है, 10% है, समझना। अगर किसी नंबर का 10% 20 है, किसी नंबर का 10% 20 है, तो वो किसी नंबर क्या होगा, मैं वो निकालना सिखा रहा हूं, करेक्ट, उसी फिगर्स को लेके। 10% ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 20, ये बात समझ में आ रही है। तो कैसे निकलेगा, ये जो 20 है ये 10% है, तो 100% कितना होगा, यूनिटी मेथड निकालो, देखो फिर वही 10% जो है वो 20 है, तो 100% कितना होगा, ये निकालना है। सेम यूनिटरी मेथड, अगर 10% 20 है तो 100% यानी पूरा कितना होगा, वही निकालो, यानी 100 इंटू 20/10, सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 200, वही वाली फिगर। मैं फिगर तो ये लेके चल रहा हूँ, शायद समझ में आया होगा, नहीं तो दोबारा आराम आराम से एक बार, दो बार, तीन बार समझना। एक इसी चीज को और समझते हैं,
इसमें एक चीज और समझ जाता हूँ, लास्ट चीज है, 200 था, 20 यानी कि 10% चला गया, तो बचा कितना? 180%। अब मुझे बताओ, अगर 200 में से 20% चला गया, बचा 180%, 180 रुपीज सॉरी, तो ये परसेंटेज में कितना हुआ? अगर 200 का 10% 20 रुपए होता है, वो निकल गया और बचा 180, तो 180 बेसिकली कितना परसेंट बचा? 90%। ठीक है, तो अगर मुझे बचे हुए अमाउंट बता रखा हो कुछ कभी, ये भी बचा हुआ अमाउंट, किसी अमाउंट का, हमने किसी अमाउंट का, कोई भी अमाउंट का 10% निकाल दिया, निकालने के बाद 180% बच रहा है, निकालने के बाद 180% बच रहा है, तो आप समझो ये बेसिकली 90% है ना। तो अगर 90% 180 है, तो 100% कितना होगा? निकाल लो फिर वही चीज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 100 इंटू 180 190, दैट इज अगेन 200। इसको और एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लेते हैं कि किसी अमाउंट का 20%, 20%, मैं 20% लेके समझा रहा हूं, किसी अमाउंट का 20% कम करने के बाद हमारा जो फिगर आ रहा है वो आ रहा है 1200। वो क्वेश्चन में कैसे यूज होगा बता दूं। किसी फिगर का 20% कम करने के बाद, रिड्यूस करने के बाद की फिगर 1200 आ रही है, ठीक है, तो वो ओरिजिनली कितने की रही होगी, मुझे वो निकालना है, ओरिजिनली कितने की रही है, करेक्ट। तो अब बताओ, अगर 20% रिड्यूस करने के बाद 1200 आ रही है, दैट मीन्स ये वैल्यू बेसिकली 80% है। तो 80% अगर 1200 है, तो 100% कितना होगा? अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 1200 अपॉन 80, दैट विल बी 1500। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना है, यानी 1500। अब जो क्रॉस सर्टिफाई करो, 1500, उसका 20% कम कर दो, 1500 का 20% कैलकुलेट करोगे तो 300 आएगा। कैसे आएगा? 1500 इंटू 20 अपॉन 100, तो बचा कितना? 1200। समझ में आया? होपफुली कुछ समझ में आया होगा, और मैं बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये चीज बहुत हेल्प करेगी आप लोगों को। आपको ये पढ़ना है, करना है, इसको वीडियो को देखना और अपने टीचर से पूछना, जो जो टीचर्स हैं, मैथ्स के टीचर्स होंगे जो छोटी क्लास में पढ़ाते हैं, कि हमें ये पढ़ाओ, हमें इस तरह के क्वेश्चन दे दो, 10 12 15 क्वेश्चन दे दो। नहीं होगा तो 2 एक दिन में अगर अगर आता है, मुझे पास रिस्पॉन्स आता है, तो मैं कुछ क्वेश्चन अपने आप से दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, और होपफुली आप लोगों को मैं कुछ हेल्प कर पाया हूँ आज से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।